नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं यूके ट्रिपल एससी की संवाद के माध्यम से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर आपको देखना चाहिए इसको। देखिए, जो लोग अभी नए जुड़े हैं, इस तरह के सभी अपडेट पाने के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। देखिए, सबसे पहला जो अपडेट है आपका संवाद 76, इसके अलावा दो और अपडेट है 77 संवाद और 78। ठीक है, सबसे पहला जो 76 संवाद है, इसमें क्या कहा गया, देखिए इसका जो सब्जेक्ट है वह है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीसीसी कंप्यूटर प्रमाण पत्र की आवश्यक अर्हता के संबंध में। देखिए, इस बारे में क्या कहा गया, इसको ध्यान से देख लेते हैं। आयोग द्वारा दिनांक 6 नवंबर 2020 को ग्रेजुएट लेवल के 13 पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, इसमें एक पद नाम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी था। इसके लिए सेवा नियमावली में निम्न प्रावधान किया गया है। देखिए, जो आपका फॉर्म था, जो एप्लीकेशन था, उसमें वीपीडीओ के लिए आपसे सीसीसी मांगा गया था। जो सेवा नियमावली में प्रावधान है उसको भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर समकक्ष उपाधि धारण हो, यानी कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो। ये था आपका जो सेवा नियमावली। उसमें समान मामले में तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद पर अर्हता निर्धारण का आदेश पारित किया गया है, जो संलग्न है। ठीक, अतः इस निर्णय के अनुरूप इस मामले में भी यह स्पष्ट करना है कि न्यूनतम निर्धारित अर्हता सीसीसी कंप्यूटर प्रमाण पत्र एक अनिवार्य अर्हता है, भले ही अभ्यर्थी उसमें उससे उच्च कंप्यूटर अर्हता धारक हो। यानी कि अगर मान लीजिए आपने सीसीसी नहीं किया, लेकिन उससे अपर किसी मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने कोई कोर्स किया है, या उस वक्त आपने कोई कोर्स किया था जो सीसीसी से अपर लेवल पर है, फिर भी आपके पास अगर सीसीसी नहीं है तो वैलिड नहीं माने जाएंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अतः इस विषय को अभ्यर्थी के लिए तद अनुसार स्पष्ट किया जा रहा है, यानी कि सीसीसी चाहिए ही चाहिए। कोर्स ऑन कंप्यूटर सर्टिफिकेट, माफ़ कीजिए, कॉन्सेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपका, ये आपको अनिवार्य रूप से चाहिए। इसके अपर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। तो इसी को लेकर ये संवाद 76 जारी किया गया। अगला जो संवाद है 77, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं उसमें क्या कहा गया। देखिए, जो अगला संवाद है 77, उसका सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर। इसमें क्या कहा गया, विषय जो इसका है वो ये है कि एक से अधिक सत्र यानी कि शिफ्ट में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के परिणाम के नॉर्मलाइजेशन के संबंध में, जैसे कि पशुधन प्रसार अधिकारी वालों की करें तो उनका कल भी एग्ज़ाम है, अभी एक और। तो देखिए, उनका जो नॉर्मलाइजेशन है, जिनके 6 शिफ्ट हैं मान लीजिए पशुधन प्रसार अधिकारी वालों का, तो उसके संबंध में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, उसको देख लेते हैं क्या कहा गया। ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रारंभ होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फिर से यह परीक्षा की जा रही है कि कई शिफ्ट में आयोजित हो रही ऑनलाइन परीक्षाओं का परिणाम किस प्रकार तैयार होगा। पहले वैसे ये अपडेट आ चुकी थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि जो शिफ्ट ज़्यादा टफ क्वेश्चन जिसमें पूछे गए थे वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स करके उसको उसमें कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे, और जिनके इजी क्वेश्चन थे उसमें से कुछ डिडक्ट किए जाएंगे। इस तरह से कुछ होता है नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम। तो इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आयोग द्वारा पूर्व में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15/2/2020 के द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एवं इसका सूत्र, देखिए मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था, एक फॉर्मूला होता है जिसके जरिए कैलकुलेट किया जाता है आपका नॉर्मलाइज जो आपके मार्क्स हैं वो। तो कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15/2/2020 की एक प्रति सभी अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ इस आशय से संवाद पृष्ठ पर प्रकाशित की जा रही है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में भी इसी प्रक्रिया तथा सूत्र के आधार पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के परिणाम जारी किए जाएंगे। देखिए, ये जो सूत्र है इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, MIJ इज इक्वल टू, देखिए एक तो क्लियर दिख नहीं रहा है थोड़ा, इसको एक बार आप खुद से डाउनलोड करके देखिए। इसमें MG का जो मतलब है एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जेट कैंडिडेट इन द 8th सेशन। सेशन का मतलब है फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट या फिर डे शिफ्ट, ये होगा आपका सेशन। ठीक है, इसके अलावा MGT ये जो दिया गया है, ठीक है, MGT एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल सेशन, यानी कि जो एवरेज मार्क्स है 0.1% कैंडिडेट्स का, यानी कि अगर 1000 कैंडिडेट्स हैं तो उसमें जो आपका 0.1 कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो 10 कैंडिडेट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स लिया जाएगा, और उस एवरेज मार्क्स का जो उस सेशन में होगा उसके अकॉर्डिंग ये
यहाँ पर फॉर्मूले में पुट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि उससे पता चल जाएगा कि लेवल किसके आता है एवरेज मार्क्स से, यानी कि कितना एवरेज मार्क्स आ रहा है हर एक कैंडिडेट का 0.1% के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद MGG की बात करें, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द पेपर कंसिडरिंग ऑल सेशन। यानी कि सम ऑफ मीन यानी कि टोटल जो सेशंस हैं उसका सम निकाला जाएगा सभी कैंडिडेट्स का, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखा जाएगा मार्क्स में कितना आ रहा है, ठीक है, सभी सेशन का मिला के। उसके बाद MTI की बात करें तो एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ आइथ सेशन, और MIQ ये जो है वो है आपका सम ऑफ द मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आइथ सेशन। तो एक टिपिकल फॉर्मूला है, इसको आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपने हिसाब से, हालांकि ये कैलकुलेशन खुद से करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए इस फॉर्मूले से दोनों पालियों में प्रश्न पत्रों की कठिनाई, देखिए जो मैं बता रहा था डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो संतुलित किया जाएगा। यह पूर्णतः एक सांख्यिकी विधि है, वह यह सूत्र टेस्टेड व फैक्चुअल है, जो कि माफ़ कीजिएगा SSC यानी कि SSC भी इसको यूज़ करता है CGL और CHSL में, ठीक है। तो इस सूत्र को सामान्य भाषा में समझने के लिए कहा जा सकता है कि किसी अभ्यर्थी ने जो वास्तविक अंक प्राप्त किए हों उनका मानकीकृत यानी कि नॉर्मलाइज्ड अंक निकाला जाएगा। मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में मीन तथा स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग किया जाएगा, जिससे दोनों पालियों के प्रश्न पत्रों की कठिनाई का स्तर संतुलित हो जाएगा। तो देखिए ये जो था ना अलग अलग सेशन में जो एवरेज निकाला जा रहा है, सम ऑफ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा रहा है फर्स्ट सेशन में या फिर सेकेंड सेशन में, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डिफ़िकल्टी लेवल पता चलता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, आयोग द्वारा दिनांक 6/2/2020 को वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए लिखित परीक्षा कराई जा रही है, कराई गई थी। ये जो कार्यालय ज्ञापन ये पुराना है इसलिए यहाँ पर कराई जा रही कहा गया। देखिए इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक अर्थात 1 लाख यानी 1.5 लाख के ऊपर थी, ठीक है। होने के कारण सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही पाली में कराया जाना संभव नहीं हो सका, क्योंकि इतने अभ्यर्थियों के लिए राज्य में एक पाली के लिए उपयुक्त परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो सके, अतः 2 पालियों में कराए जाने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया था। इन दोनों पालियों में 2 अलग अलग प्रश्न पत्रों में यह परीक्षा संपन्न कराई थी। एक ही परीक्षा को 2 अलग अलग प्रश्न पत्रों में संपन्न कराने के कारण आयोग द्वारा परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार करने का निर्णय लिया गया है। तो अब जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो भी इसी थ्योरी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा, क्योंकि 2 अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए गए थे, अलग अलग पेपर का लेवल था, अलग अलग पैटर्न था एग्ज़ाम का। क्वेश्चन लगभग वैसे ही थे लेकिन पैटर्न अलग था, डिफ़िकल्टी लेवल अलग था, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए ये जो रिजल्ट है आपका किस तरह से आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर UKSSC से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। देखिए आंसर की भी शायद यहाँ पर कुछ दिनों में आ जाए, तो वेट कीजिए तब तक। और कल जिनके एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट अभी से ही। जो फाइनल एग्ज़ाम है आई थिंक कल 23 तारीख के कल, तो कल पशुधन प्रसारित अधिकारियों का लास्ट एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगली जो अपडेट है उसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब देखिए जो अवर अभियंता विद्युत और यांत्रिक पद कोड 52 की लिखित परीक्षा के आयोजन के संबंध में एक अपडेट दी गई है यहाँ पर। ये सब्जेक्ट है इसका संवाद 78। देखिए क्या कहा गया है, आयोग द्वारा दिनांक 20/12/2020 को 2 परीक्षाओं का निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसकी अपडेट इस चैनल पर आपको दी गई थी, जो कि 10 जनवरी को होना है आपका। इसमें अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक पद कोड 52 की परीक्षा है, जिसमें 10 जनवरी 2021 को इसे निर्धारित किया गया। इस परीक्षा के संबंध में स्पष्ट करना कि यह परीक्षा दोबारा कराई जा रही है, अतः माननीय आयोग के निर्णय के अनुरूप वही अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे जो दिनांक, इसको नोट कर लीजिए, दिनांक 5 नवंबर 2017 को पूर्व की परीक्षा में प्रतिभाग कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि जिन्होंने आवेदन किया था वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो अपीयर करेंगे वो कौन करेंगे, जिन्होंने ये एग्ज़ाम पहले दे दिया है 5 नवंबर 2017। मान लीजिए किसी ने वो एग्ज़ाम छोड़ दिया था 2017 वाला, लेकिन फॉर्म भरा था, लेकिन वो चाहते हैं कि अब जो ये दोबारा एग्ज़ाम हो रही है उसमें भी अब बैठना चाहते हैं, एग्ज़ाम में देना चाहते हैं, तो वो अब आप यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने अप्लाई नहीं किया था। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी कि जो लोग बेसिकली एग्ज़ाम में बैठे थे 2017 में, उनका री एग्ज़ाम है, तो इसीलिए बात कही गई है। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा प्रश्न पत्र का गठन उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि पूर्व में था, अर्थात 30% कॉमन पाठ्यक्रम से तथा 70% 5 विषयों से यानी ब्रांच से किया जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है, आपको मालूम होगा जो भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, हैंड मेटल डिटेक्टर से आपका यहाँ पर चेकिंग की जाएगी, तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो अपीयर करेंगे स्टूडेंट वो वही करेंगे जिन्होंने 2017 में ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया जाएगा, इसीलिए ये आपका री एग्ज़ाम कहकर लिया जा रहा है, ठीक है।
इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी। पहला बात, परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा प्रश्न पत्र का गठन उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि पूर्व में था, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 30% जो है कॉमन सिलेबस रहेगा और 70% जो है जो आपके 5 सब्जेक्ट है जो आपको मालूम ही होंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दी गई है। तो होप करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो डाउट अगर है कुछ तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।